नमस्कार मित्रों एवं प्रिय विद्यार्थियों। सीधी सटीक बात डॉक्टर रवि शर्मा मधुप के साथ इस वीडियो श्रृंखला में इन दिनों मैं बात कर रहा हूं हिंदी के वैश्विक स्वरूप पर। पिछली वीडियो में मैंने अभी तक आपको बताया कि वैश्वीकरण का क्या स्वरूप है, क्या प्रक्रिया है, क्या इसके लाभ हानि भारत के संदर्भ में हुए हैं, और हिंदी के संदर्भ में जब हम बात करते हैं वैश्वीकरण की तब भी हम देखते हैं कि वैश्वीकरण से हिंदी को अनेक लाभ हुए हैं। क्या क्या लाभ हुए हैं उन पर हम आगे बात करेंगे। बहुत बड़ा विषय है, जैसा मैं पहले बता चुका हूं। इसके कई पक्ष हैं जिनकी ओर मैं संकेत पिछली वीडियो में किया था कि किस प्रकार से विश्व में हिंदी का बोलबाला हो रहा है, हिंदी भाषा भाषियों को सम्मान महत्व मिल रहा है और किस प्रकार नए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं, कैसे पिछले लगभग 70-80 या कहें कि 100 सालों में किस प्रकार से हिंदी विदेशों में फली फूली। बहुत से पक्ष हैं, बहुत सी बातें हैं, उन पर हम बात करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विश्व में हिंदी की स्थिति के बारे में और इसमें क्या परिवर्तन पिछले लगभग 70 सालों में हुए, मैं उस पर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। इसमें भाषा भाषियों की जो संख्या है, प्रयोक्ताओं की संख्या है, वह भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसा कि आपको शायद मालूम हो, 1950 के आसपास विश्व में भाषा प्रयोक्ताओं की संख्या के आधार पर हिंदी 5वें स्थान पर थी, अर्थात विश्व की 4 भाषाएं हिंदी से आगे थी, इससे ऊपर थी। मैंने यहाँ प्रयास किया है, थोड़ी सी परेशानी हो सकती हो आपको देखने में। ये 1950 में हिंदी 5वें स्थान पर थी और उससे ऊपर 4 भाषाएं थी। पहले स्थान पर चीन की भाषा, जिसको हम आम बोलचाल में चीनी कहते हैं, वहाँ उसको मैंड्रिन कहते हैं। दूसरे स्थान पर अंग्रेजी थी, तीसरे स्थान पर रूसी, चौथे पर स्पेनिश और 5वें स्थान पर हिंदी थी। इनके आंकड़े, इनके प्रतिशत भी हैं, बहुत सी संख्याएं हैं उसमें। मैं उधर नहीं बात को इस समय ले जा पा रहा हूँ और मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको मुख्य मुख्य बातें बताने की। तो चीनी के प्रथम स्थान पर होने का मुख्य कारण था कि विश्व में चीन की आबादी सर्वाधिक पहले भी थी, आज भी है। अंग्रेजी के दूसरे स्थान पर होने का मुख्य कारण यह था कि अंग्रेजों ने 17वीं 18वीं शताब्दी में पूरे विश्व को अपना उपनिवेश बनाया और जहां जहां वे गए वे भाषा के महत्व को समझते थे, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी भाषा को बहुत चतुराई से और बहुत एक नीतिगत योजनागत तरीके से अंग्रेजी को रोप दिया। इसलिए कहा जाता था कि अंग्रेजों के शासन में सूरज नहीं डूबता, अर्थात जहां भी सूरज उगा है वहां अंग्रेजों का शासन होगा, ऐसी मान्यता उस समय थी। उसके तहत जिन जिन देशों में अंग्रेज गए वहां उन्होंने अंग्रेजी को फलने फूलने में मदद की। इसलिए अंग्रेजी विश्व के बहुत से देशों में उस दौर में फली फूली। इसके अतिरिक्त रूस एक बहुत बड़ा, आपको मालूम है, महाद्वीप है, इसलिए वहां जो संख्या की दृष्टि से और भाषा के महत्व की दृष्टि से रूसी तीसरे नंबर पर, और स्पेनिश का भी काफ़ी बोलबाला रहा बीच के दौर में, 1900 के आसपास के दौर में लेकर 1950 तक। तो स्पेनिश चौथे स्थान पर और हिंदी उस समय 5वें स्थान पर थी। आगे बढ़ते हैं। लगभग 30 वर्षों के अंतराल में जो स्थिति बदली उसमें हम देखते हैं कि चीनी यानी कि मैंड्रिन पहले स्थान पर जमी हुई है, दूसरे स्थान पर अंग्रेजी भी यथावत है, कायम है, लेकिन तीसरे स्थान पर हिंदी पहुंच चुकी है स्पेनिश और रूसी को छोड़ते हुए। यानी हिंदी भाषा भाषियों की संख्या में इस बीच अभूतपूर्व वृद्धि हुई और वे 5वें स्थान से ऊपर उठ करके तीसरे स्थान पर आ गई हिंदी। सन 2000 तक आते आते हम देखते हैं कि और परिवर्तन हुआ इसमें स्थिति में, और चीनी जो मैंड्रिन भी कहलाती है वह पहले स्थान पर जमी हुई है, लेकिन हिंदी ने अंग्रेजी को पछाड़ते हुए दूसरे स्थान से पहले स्थान पर छलांग लगा ली है। इस बारे में गृह मंत्रालय की राजभाषा भारती पत्रिका जो छपती है उसमें सन 2000 के अंक में बाकायदा आंकड़े देकर के यह बताया गया था कि विश्व में अंग्रेजी के प्रयोक्ताओं की जो संख्या है वह हिंदी की तुलना में कम हो गई है। हिंदी को मातृभाषा घोषित करने वालों की संख्या उस समय बताई गई थी 33 करोड़ 72 लाख, जबकि अंग्रेजी भाषियों की संख्या 33 करोड़ 70 लाख बताई गई थी। इस आधार पर हिंदी अंग्रेजी से ऊपर अर्थात दूसरे स्थान पर आ गई।
इसी क्रम में डॉक्टर जयंती प्रसाद नौटियाल का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने लगभग 25 सालों तक निरंतर शोध किया, विश्व की भाषाओं के आंकड़े हैं, और उसके आधार पर जो उन्होंने स्थिति को स्पष्ट किया, तो उन्होंने हिंदी को प्रथम स्थान पर सिद्ध किया। उन्होंने हिंदी में उर्दू भाषा भाषियों को, उर्दू जानने वालों को जोड़ दिया, क्योंकि उर्दू और हिंदी में जो मुख्य अंतर है वह लिपि का अंतर है। हम जानते हैं कि हिंदी जानने वाले उर्दू को भी समझ पाते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान आदि में लोग उर्दू बोलते हैं, हम उनकी बात को समझ लेते हैं, और उर्दू जानने वाले हिंदी को समझ लेते हैं। अंतर है केवल लिपि का। तो उन्होंने आंकड़े देकर बताया, ये आंकड़े विश्व जनगणना 1999 के आधार पर उन्होंने एकत्रित किए थे, और उन्होंने बताया कि हिंदी और उर्दू को मिलाकर विश्व में 1 अरब 10 करोड़ लोग इस भाषा के प्रयोक्ता हैं, जानने समझने वाले हैं। जबकि चीनी भाषा को, ये गलती से अंग्रेजी लिखा गया यहाँ पर, चीनी यानी मैंड्रिन को प्रयोग करने वाले 1 अरब 6 करोड़ लोग हैं, और अंग्रेजी की संख्या तो काफ़ी नीचे है। यहाँ अशुद्धि हुई है मुझसे, यहाँ अंग्रेजी नहीं है ये शब्द, इसको हम चीनी यहाँ मान ले, ये अशुद्ध लिखा गया मुझसे। चीनी के, मैंड्रिन के प्रयोक्ता 1 अरब 6 करोड़ थे। एक और भ्रम फैलाया गया कि अंग्रेजी विश्व भाषा है। यह सही है, जैसा मैंने कहा कि उपनिवेश काल में अंग्रेजों ने अनेक देशों में अपने उपनिवेश स्थापित करके वहाँ अंग्रेजी को रौंप दिया था, अंग्रेजी को बाकायदा उसकी जड़ें जमाई थी। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि इंग्लैंड और अमेरिका, जहाँ की एक तरह से कहें कि मूल या मुख्य भाषा अंग्रेजी है, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि वहाँ सब लोग अंग्रेजी नहीं बोलते। इंग्लैंड में भी अनेक अन्य भाषाएं बोली जाती हैं, अमेरिका में भी अनेक अन्य भाषाएं बोली जाती हैं। इसके अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी कुछ अंग्रेजी का प्रभुत्व अधिक दिखाई पड़ता है। इसके अतिरिक्त यदि आप विश्व की ओर दृष्टि डालें, तो विश्व के जितने भी संपन्न, जितने भी विकसित राष्ट्र हैं, उन सब में अंग्रेजी का बोलबाला नहीं है। चाहे आप इसमें फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जापान, कोरिया, चीन, जितने भी इस तरह के, जर्मनी और अन्य विकसित राष्ट्र हैं, वे सब के सब अपनी अपनी भाषाओं के माध्यम से अपना सारा कामकाज, सारा अध्ययन, सारा अध्यापन, सारा लेखन, सृजन, शोध सब अपनी भाषाओं के माध्यम से करते हैं, और विश्व की बड़ी बड़ी ताकत में गिने जाते हैं। इसलिए यह भ्रांत धारणा है कि अंग्रेजी के बिना विकास नहीं हो सकता, अंग्रेजी के बिना भारत आधुनिक नहीं बन सकता, अंग्रेजी के बिना हम पैसे नहीं कमा सकते, अंग्रेजी के बिना हम दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकते। ये एक भ्रांति है जो फैलाई गई है विधिवत रूप से षड्यंत्र के तहत अंग्रेजी को स्थापित करने की कोशिशों के अंतर्गत। हमें इसको समझना होगा और जानना होगा कि किस प्रकार हिंदी अब एक प्रकार से विश्व भाषा बनने की ओर अग्रसर है। विश्व में हिंदी भाषा भाषियों को अगर हम देखें तो अध्ययन की दृष्टि से हम इन्हें 5 भागों में बांट सकते हैं। आप देख रहे हैं प्रवासी भारतीय जो मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, त्रिनिडाद, टोबैगो आदि देशों में फैले हुए हैं। 150 साल पहले अंग्रेज इनको जहाज़ों में भरकर ले गए थे, और इन्होंने उन छोटे छोटे द्वीपों को विकसित देशों में परिवर्तित किया अपने खून पसीने से। इसके अतिरिक्त हमारे पड़ोसी देश, जिनमें नेपाल, बर्मा, भूटान, पाकिस्तान आदि आते हैं, वहाँ भी सहज रूप से हिंदी का प्रयोग होता है। और आपको ये भी जानकारी मैं देना चाहूँगा कि नेपाल की मुख्य भाषा नेपाली देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जिसमें हम हिंदी, संस्कृत आदि अन्य भाषाओं को लिखते हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय संस्कृति से प्रभावित दक्षिण एशियाई देश हैं, जैसे चीन, जापान, कोरिया आदि। वहाँ भी चूंकि भारतीय संस्कृति रही है, संस्कृत भाषा की वहाँ बहुत प्रभाव रहा है, इसलिए इन देशों में भी हिंदी को महत्व दिया जाता है। पिछले लगभग 70-80 सालों में भारत की स्वतंत्रता के पश्चात से बड़ी संख्या में भारतीय लोगों ने यूरोपीय देशों में, अमेरिका, इंग्लैंड और उसके बाहर अगर जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा आदि में अपना महत्व, अपनी सत्ता, अपनी प्रभुता, अपनी योग्यता के बल पर नाम कमाया है, यश पाया है। उनके साथ वहाँ भारतीय भाषाएं पहुंची, जिनमें हिंदी का बड़ा योगदान है, और भारतीय संस्कृति भी वहाँ इन भाषाओं के माध्यम से वहाँ पहुंची। तो हिंदी पिछले 70 सालों में यूरोपीय देशों में बहुत आगे बढ़ी है। इस पर अभी और विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त 5वां क्षेत्र है
अरब के देश और इस्लामिक देश, जिनमें आप जानते हैं दुबई है, मिस्र, अफगानिस्तान और अन्य ऐसे राष्ट्र हैं जहां पर इस्लामिक मान्यताएं हैं, लेकिन वहां भी हिंदी और भारतीय संस्कृति किसी न किसी रूप में पाई जाती है। और इस प्रकार हिंदी का वहां भी प्रचलन लगभग 70 सालों में लगातार बढ़ रहा है। और इस प्रकार पूरे विश्व में हिंदी तेजी से आगे बढ़ रही है, विश्व भाषा बनने की ओर अग्रसर है। इसके कई पड़ाव हैं। हिंदी के शिक्षण में क्या प्रगति हुई है, हिंदी की पाठ्य पुस्तकें किस प्रकार तैयार हो रही हैं, हिंदी की पत्र पत्रिकाएं किस प्रकार इन देशों में छापी जा रही हैं, और जो मीडिया है, खासतौर पर हिंदी सिनेमा है, उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है हिंदी को फैलाने में। इसके अतिरिक्त जो हमारे अभी तक के विश्व हिंदी सम्मेलन हुए हैं 11, उनका बड़ा महत्व है। और संयुक्त राष्ट्र में भी अब तो हिंदी की गूंज सुनाई देने लगी है। इन सब बातों पर हम बात करेंगे अगली वीडियो में। आप देखते रहिए वैश्विक हिंदी का स्वरूप, जिसके अंतर्गत हम अन्य बिंदुओं पर बात करेंगे। और इन सब विषयों पर बात करने के लिए आप देखते रहिए सीधी सटीक बात डॉक्टर रवि शर्मा मधुप के साथ। नमस्कार।